नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। स्कूल खुल चुके हैं और आपके विद्यालय जाने का समय भी हो गया होगा और मेरे हिसाब से अब आप घर की ओर वापस भी आ गए होंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं कक्षा 9वीं और 10वीं का पाठ्यक्रम, जिसमें आज हम कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित अलंकारों के बारे में पढ़ेंगे। अलंकार बहुत सुंदर होते हैं, पता है। अलंकार का अर्थ मैंने आपको बताया भी था, आभूषण और गहना, जो काव्य के सौंदर्य बोले तो सुंदरता को बढ़ाते हैं, उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण या गहना ही है। लेकिन इससे पहले मैंने वीडियो में, जब आपको एक इंट्रो वीडियो मैंने छोड़ा था अलंकार के ऊपर, तब मैंने आपको बताया था अलंकार 2 शब्दों से बना है, अलम प्लस कार, जिसका अर्थ आपको ढूंढ के बताना है। जब वीडियो अपलोड हो और आप अर्थ ढूंढ लो, आप कमेंट कर दो, आप बताओगे, तब मैं आपको इसका सही आंसर और सही उत्तर क्रम के अनुसार बता दूंगी। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास की ओर। लेकिन इससे पहले मैं रेणु जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल नॉकआउट एजुकेशन पर, जिसमें आज हम कक्षा 9 या यूँ कहूँ कि कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित अलंकारों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था अलंकार वे होते हैं जो काव्य की सौंदर्यता को बढ़ाते हैं। काव्य की सौंदर्यता अलंकारों के प्रयोग से और भी अधिक सुंदर और अच्छी लगती है। जब भी हम कोई कविता पढ़ते हैं तो उस कविता को पढ़कर हमारे मन में अलग अलग भाव उठते हैं ना। सपोज हमने कोई देशभक्ति की कविता पढ़ी तो हमारे मन में देशभक्ति की भावना उत्पन्न हो जाती है। अगर वो कविता किसी शहीद के ऊपर है तो उसके प्रति हमारे मन में जो चंचलता, जो भाव, जो दुख, जो प्यार उमड़ता है, वो हमारे अलग अलग भावों को दिखाता है। तो इन अलग अलग भावों का प्रयोग हम रस के रूप में करते हैं। रस भी बहुत सारे हैं जो कि हम 10वीं के पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे, लेकिन आप सभी भी देख सकते हैं, क्योंकि अलंकार, रस, वाक्य, संज्ञा, स्वरनाम, पर्यायवाची, ये जो हैं आजकल के जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जैसे कि रीट का मैंने यहाँ क्यों कहा, क्योंकि रीट के अंदर हिंदी का प्रयोग आता है, हिंदी से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं और इसके लिए सभी कक्षाएं भी उपलब्ध हैं जो कि समय समय पर रीट की तैयारी आपको करवाती हैं। तो आप चाहें तो मेरी वीडियो को देखकर भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं अपने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जो कि एक छोटा सा विवरण होता है जिसको समझने के लिए आपको बहुत आसानी होगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अलंकारों को। अलंकार के बारे में मैंने आपको बताया था कि गहना होता है, आभूषण होता है जो काव्य की सुंदरता को बढ़ाता है। सौंदर्यता का अर्थ क्या होगा, ठीक है। सौंदर्यता, आपके लिए इस वीडियो का ट्विस्ट छोड़ रही हूं मैं। सौंदर्यता, इस अर्थ का पूर्ण विवरण आपको मुझे देना है। सौंदर्यता क्या है? सौंदर्य, आप चाहो तो इसको सौंदर्य भी लिख सकते हो, ठीक है। ये किन शब्दों से बना है, ठीक है ना, सब मुझे अच्छे से बताएंगे। क्लियर है? हाँ, चलिए अब वापिस हम अपनी क्लास पर आ जाते हैं। सौंदर्य, सुंदरता, यानी कि काव्य में चमत्कार उत्पन्न करना। मैंने बताया था साहित्य की 2 विधाएं होती हैं, गद्य और पद्य। गद्य यानी कि साहित्य का लिखा जना, जिसमें कहानी लेखन, कथा लेखन, निबंध लेखन, इन सब के बारे में आता है। और कविता, जिसमें कविताएं हम लिखते हैं, काव्य पद्य, कविताएं हम लिखते हैं, पद्य हम लिखते हैं, छंद मुक्त लिखते हैं, छंद सहित लिखते हैं, दोहे लिखते हैं। ये सारे क्या हैं? काव्य की पद्धतियां हैं, पद्य की पद्धतियां हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं अलंकारों की। तो मैंने जब अलंकार आपको बताया था तो मैंने आपको एक छोटा सा विवरण इसके बारे में दिया था, जिसमें अलंकार के 2 भेद, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार के बारे में बताया था। मैंने बताया था शब्द अलंकार वो होते हैं जो हमारे काव्य के अंदर शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न करते हैं। उन शब्दों के प्रयोग से जब हमारी कविता और सुंदर मुखरित होकर आगे आती है या पढ़ने वाले के मन में छा जाती है और उसकी आंखें सो जाती है, अरे वाह क्या लिखा है लिखने वाले ने। जब शब्दों के कारण हमारी कविता
सुंदर बनती है, या हमारी कविता का सौंदर्य बढ़ता है, या हमारी कविता को जो भी कोई पढ़ता है उसके मन में अलग अलग भाव उत्पन्न होते हैं और वो चमत्कृत होता है, वो क्या कहलाता है? शब्द अलंकार। अर्थालंकार, अर्थालंकार क्या है? देखो, शब्द के बिना तो कविता बनेगी नहीं, लेकिन हर शब्द के अपने मायने भी तो है ना, है ना? हर शब्द के अपने मायने हैं। बिना शब्दों के तो हम कविता लिख ही नहीं सकते। शब्दों के साथ साथ कविता लिखने के लिए हमारे मन में भाव होना जरूरी है, हमारी अच्छी सोच होना जरूरी है। हमारे मन में जब अलग अलग भाव आते हैं तो हम बहुत बार अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। वो शब्द अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं, लेकिन वो तो आपकी सोच और समझ शक्ति पर निर्भर करता है कि आप किन शब्दों का चुनाव करके दुनिया को अपने शब्दों से चमत्कृत करते, है ना? समझ में आई ना? तो उन्हीं चमत्कारों को दिखाने के लिए हम अलंकारों का प्रयोग भी करते हैं, ठीक है ना? अगर आप कविता लिखना चाहते हैं या आप में से कोई लेखन करता है, वो लेखन साहित्य में है या कविताओं में है या छोटे छोटे छंद मुक्त के रूप में, मुक्तक के रूप में आप लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पाठ को अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि हिंदी काव्य के लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है? अर्थालंकार, अर्थालंकार क्या है? मानो हमने कोई शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन उस शब्द का जब अर्थ प्रकट होता है और उस अर्थ के कारण हमारी कविता का सौंदर्य बढ़ जाता है, या हमारी कविता को पढ़ने, सुनने, बोलने वाला हैरान होता है और सामने वाला सुन के कहता है वाह क्या कविता लिखी है, उसे हम क्या कहेंगे? अर्था अलंकार कहेंगे। एक कविता के बनने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? हमारी सोच का होना। क्योंकि कविता यहाँ से नहीं लिखी जाती, यहाँ से लिखी जाती है, और जब वो यहाँ से शुरू होती है तो इसका प्रयोग हम शब्दों को चुनाव करने में, शब्दों का चुनाव करने में लगाते हैं। और जब शब्दों का चुनाव होता है और हमारे हृदय के भाव मिल जाते हैं तो वो कविता क्या है? एक ऐसा पद बनकर हमारे सामने आता है जिसको पढ़कर हमारे मन में एक सुकून का एहसास होता है। मुझे लगता है आप में से बहुत लोग होंगे जिनको कहानियाँ, कथाएं, है ना, पुराना इतिहास, कविताएं, भजन, गज़लें पढ़ना, लिखना दोनों का शौक़ होगा। तो पढ़ने और लिखने वाले मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और मुझे आप बताइए कि आपकी कौन सी कविता सबसे ज़्यादा पसंदीदार है। जैसे मुझे हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला बहुत पसंद है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की देशभक्ति की कविताएं मुझे बहुत पसंद है, जगजीत सिंह की गज़लें मुझे बहुत पसंद है। इसी तरह आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको हिंदी काव्य या हिंदी साहित्य पढ़ना, लिखना, बोलना बहुत पसंद होगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे मेरी इसी क्लास में। आइए हम चलते हैं श्वेत पट्ट की ओर। भूलिएगा मत, अब आपको क्या करना है? श्वेत पट्ट का इंग्लिश रूपांतरण बताना है, यानी श्वेत पट्ट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। मैंने, भूलिएगा नहीं, मैंने अपने पहले की वीडियो में श्वेत पट्ट, श्याम पट्ट, हरित पट्ट, इन तीनों के बारे में बताया था। श्याम पट्ट, ठीक है? दोनों का इंग्लिश रूपांतरण बताइएगा। चलिए, मैं रेणु जैन आपको ले चलती हूँ अलंकारों की ओर। आइए, अलंकार। अलंकार का अर्थ है आभूषण या श्रृंगार। काव्य के आभूषण अर्थात सौंदर्यवर्धक गुण अलंकार का कहलाते हैं, अर्थात जो काव्य के अंदर प्रयोग होकर उसके गुणों के अंदर सुंदरता उत्पन्न करते हैं, अलंकार कहलाते हैं। जैसे आपकी मम्मी घर में रहती है नॉर्मल, लेकिन आपकी मम्मा कहीं बाहर जाती है तो सुंदर सा गहना पहनती है, सुंदर सी साड़ी पहनती है, तो उनकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं ना। उसी तरह हमारे काव्य को पढ़ने वाले चमत्कृत क्यों हो जाते हैं, हैरान क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम बहुत सुंदर सुंदर अलंकारों का प्रयोग करते हैं। अब एक कविता को लिखने के लिए हमें हमारी सोच, बुद्धि, ज्ञान, इन तीनों का प्रयोग करना होता है। जब हम हमारी सोच, बुद्धि और ज्ञान तीनों का प्रयोग करते हैं तो एक उत्कृष्ट कविता हमारे सामने आती है, ठीक है? चलिए, अब मैंने आपको बताया था कि अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। हमने यहाँ तक पढ़ा था। हमने पढ़ा कि शब्दालंकार जो शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होते हैं, अर्थालंकार
जो शब्दों के अर्थ निकलते हैं, उन अर्थों के कारण जो चमत्कार उत्पन्न होते हैं, वो शब्दालंकार और अर्थालंकार कहलाते हैं। अब रही हमारे पाठ्यक्रम की बात, तो पाठ्यक्रम चिंता मत कीजिए, पाठ्यक्रम के अलावा मैं कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा भी बताऊंगी। अब चिंता मत कीजिए, क्यों, ये तो पहले पाठ्यक्रम को हम कंप्लीट कर लेते हैं। पाठ्यक्रम के बाद भी यहाँ एक और यहाँ दो अलंकार मैं और ऐड कर दूंगी और जोड़ दूंगी, ताकि आपको बहुत हेल्पफुल रहे, सहायक रहे आपकी पढ़ाई में। और कुछ एक्स्ट्रा जानकारी, अत्यधिक जानना भी तो हमारे लिए अच्छा बनता है ना, तो लास्ट में हम इस पर बात करेंगे, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे खाली अलंकार का एक ही भेद, शब्दालंकार। शब्दालंकार के 3 भेद मैंने यहाँ लिखे हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। कितने? 3, अनुप्रास, यमक और श्लेष, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात अच्छे से आपको? अलंकार का अर्थ है आभूषण या श्रृंगार। अलंकार का क्या अर्थ है? आभूषण या श्रृंगार। और इसके 2 भेद हैं, शब्द और अर्थ। आज हम पढ़ने वाले हैं शब्दालंकार। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? शब्दालंकार। देखिए, शब्दालंकार मैंने अभी बताया आपको कि शब्दालंकार के कितने भेद हैं? 3, हमारे 9वीं के पाठ्यक्रम के अनुसार, जिसमें मैंने आपको बताया कि मैं आपको एक्स्ट्रा में भी 2 बता दूंगी। क्यों? ताकि आपको आपकी जानकारी बढ़ाने में वो सहायक रहेंगे। लेकिन पहले हम पाठ्यक्रम की बात तो कर लें। पाठ्यक्रम में ये 3 हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास, कोई मुझे अनुप्रास का मतलब बता सकता है? मैं तो बताऊंगी, ये तो है ही, मैंने तो बता ही देना है। मेरा तो काम ही आपको बताना है, सिखाना और पढ़ाना है। लेकिन आप मुझे अनुप्रास का अर्थ अवश्य बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अनुप्रास का अर्थ बता दूंगी। लेकिन आज हम अनुप्रास के बारे में थोड़ा सा संश्लेषण कर लेते हैं, समझ लेते हैं, विश्लेषण कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए, अनुप्रास। देखो, मैंने अनुप्रास लिखा है ना, वैसे अनु प्लस प्रास, थोड़ी सी हेल्प मैं आपकी कर देती हूँ। आप जानने का प्रयत्न कीजिए, आपको अर्थ अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। अनुप्रास, ठीक है ना। एक अनु है और एक अणु भी होता है, ठीक है ना। अणु का मतलब होता है एकदम छोटा छोटा, लघु, एकदम बारीक, एकदम छोटे छोटे अणु, है ना, ठीक है। इस अणु का अर्थ तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, समझा दिया। इस अनु और इस प्रास, इन दोनों का जोड़ बनता है अनुप्रास। इनके अर्थ को आप ढूंढिए और मुझे बताइए। अनुप्रास, देखिए, जहां व्यंजन, व्यंजन कौन से होते हैं, कोई बता सकता है मुझे? क ख ग घ ड़, च छ ज झ ण, ट थ त ध न, ट ठ ड ढ न, प फ ब भ म, य र ल व श स ह, क्षत्रज्ञ। ज्ञ से ज्ञानी। बचपन में ऐसे ही पढ़ा करते थे, हमारी मैम हमें पढ़ाती थी क ख ग घ ड़। फिर पता है एक नया टीचर आया, फिर उसने थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाया, क ख ग घ ड़, च छ झ झ ण, त थ द ध न, ट ठ ड ढ ण, प फ भ भ म, य र ल व श, स ह छ त र, ज्ञ से बनो ज्ञानी, पूरी हुई व्यंजनों की कहानी। बहुत प्यारा लगता था। अभी उन टीचर का मतलब नहीं है वो, लेकिन उनकी जब ये चीज़ें याद करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरा तो फर्स्ट क्लास था, मम्मा ने घर पे ही करवा दिया था। आपके मम्मा भी आपको हेल्प करती होगी। अगर आपको लगता है कि वो आपको इरिटेट करते हो तो बिल्कुल ऐसा मत सोचिए, क्योंकि हमारी जो मॉम्स होती हैं ना, वो सुपर मॉम होती हैं। मतलब वो घर के काम भी हैंडल कर लेती हैं, हमें भी हैंडल कर लेती है, पापा की भी हेल्प कर देती हैं, दादा दादी की भी हेल्प कर देती है। तो वो सुपर वूमन हुई ना, है ना। चलिए, अब सुपर वूमन से आप जरूर पढ़िए, समझिए, क्योंकि इनकी हिंदी की नॉलेज बहुत अच्छी होती है। आगे आ जाइए, जहां व्यंजनों की, अभी मैंने बताया ना व्यंजन कौन से होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि व्यंजन कौन से होते हैं, क से ज्ञ तक, है ना, ये व्यंजन होते हैं। जब इन व्यंजनों से शब्द बनते हैं, शब्द कुछ भी हो सकते हैं, केला, कार, कोयल, कागा। मैंने कागा कोयल का एक एग्जाम्पल इससे पहले भी यहाँ डिस्कस किया था, इस अलंकार का जब इंट्रोडक्शन वीडियो, पहचान वीडियो, साक्षात्कार वीडियो मैंने आपको भेजा था तब। तो व्यंजनों की आवृत्ति के कारण जहाँ
चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जिन शब्दों में व्यंजनों की मतलब जिन शब्दों में व्यंजन मतलब एक ही अक्षर, एक ही व्यंजन से कई शब्द आते हैं और उन शब्दों की कारण हमारी कविताओं में सुंदरता आती है, तो वो क्या कहलाते हैं? अनुप्रास अलंकार। अब एक ही व्यंजन की पुनरावृत्ति होना अर्थात उसका बार बार होना, वो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आ सकता है, 5 बार आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। और जब इन शब्दों का मतलब पुनरावरण होता है अर्थात उन व्यंजनों का पुनरावरण होता है अर्थात पुनरावृत्ति होती है, तो जरूरी नहीं कि वो शुरू या लास्ट में ही आए, वो मध्य में भी आ सकते हैं। जब एग्जाम्पल डिस्कस करूंगी आपसे, उदाहरण आपको समझाऊंगी, तब मैं आपको बताऊंगी। किसी भी व्यंजन की पुनरावृत्ति यह आवश्यक नहीं है खाली शुरू में ही हो, वो मध्य में भी हो सकती है और अंत में भी हो सकती है। वो तो आपकी पहचान पर निर्भर करता है कि आप अनुप्रास अलंकार को कैसे पहचानेंगे। और मेरा मानना है अलंकारों में सबसे आसान, सबसे इजी सॉल्व करना कौन सा है? अनुप्रास। उसको समझना कौन सा है? अनुप्रास। मैं तो कहती हूँ एक बार यहाँ फीड हो गया ना, फिर आप कब अलंकार भूलोगे ही नहीं, सच में। अब मैं आपको एक ऐसा छोटा सा ट्रिक बता देती हूँ, बहुत इजी है। जब आप कोई भी कविता पढ़ रहे होते हैं तो मान लो आप यहाँ मेरा एक एग्जाम्पल देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। इसका अर्थ हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे लिए यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है? अनुप्रास अलंकार को जानना इंपॉर्टेंट है। तो तरनी त, तनुजा त, तट त, तमाल त, तरुवर त, एक त, दो त, तीन त, चार त, 5 त। कौन सी? तय वर्ण की कितनी बार आवृत्ति हुई है? 5 बार। अब यहाँ तय वर्ण की आवृत्ति हो रही है ना, तो यहाँ कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। अर्थात जब व्यंजनों की पुनरावृत्ति होती है या एक ही व्यंजन से शब्द अलग अलग ही बनते हैं लेकिन उनके आगे व्यंजन एक जैसा ही लगा होता है, जैसे कर कमल, कागा कोयल। अब देखो क और क शब्द तो अलग अलग हैं लेकिन बने किससे हैं? एक ही व्यंजन से। क और क एक साथ ही प्रयोग में आ रहे हैं, तो एक ही व्यंजन की पुनरावृत्ति हो रही है ना। देखो तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर। अब मैंने यहाँ देखो अलग करके भी आपको बताया है, त त त त त, तो कितनी बार आवृत्ति हुई है त की? 1 2 3 4 5। त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार कहेंगे। कौन सा अलंकार कहेंगे? अनुप्रास अलंकार कहेंगे। ठीक है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। अब चारू, चारू का च, चंद्र का च, चंचल का च, ये तीनों ही क्या हैं? च से बने शब्द हैं। तो इन तीनों शब्दों में और इस लाइन में कौन से व्यंजन की पुनरावृत्ति हो रही है बार बार? च च च। किसकी आवृत्ति हो रही है? च की आवृत्ति हो रही है। किसकी आवृत्ति हो रही है? च वर्ण की आवृत्ति हो रही है, च व्यंजन की आवृत्ति हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा? अनुप्रास अलंकार। ठीक है। अब मैंने इसी बीच एक आपको बात बोली थी, यह आवश्यक नहीं है यह अलंकार किसी भी कविता के शुरू में ही आ जाए, मध्य में भी आ सकता है, उसके अंत में भी आ सकता है। अब लिखने वाले की मर्जी है ना, उसने अपने भाव किस रूप में प्रदर्शित किए हैं और शब्दों का झोल झाल कैसे किया है, वो तो वही जानता है। अलंकार तो हमें पहचानने हैं, चिंता मत कीजिए, जब ये पूरा हो जाएगा तो मैंने आपको कहा था हम एक अभ्यास कार्य करेंगे, एक अभ्यास कार्य कक्षा का निर्माण करेंगे जिसमें कोशिश करेंगे कि मैं आपसे लाइव जुड़ूं, आपके प्रश्नों के उत्तर दूं, लेकिन एक अभ्यास पत्रिका मैं आपको अवश्य करवाऊंगी, उसकी एक वीडियो बना के अलंकार प्लस वाक्य दोनों के साथ में। ठीक है। च
च और च 3 बार आवृत्ति हुई है और चारों चंद्र की चंचल किरणें च च च च आवृत्ति आई है, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास। अब देखो इस वाले में, तीसरे में, लट लटकनी मनो मत मधुप गन मादक मधुही पिए। अब ये पूरी लाइन ही अनुप्रास अलंकार से भरी पड़ी है। कैसे? देखो ल छोड़ दो, अब यहां से आ जाओ, मन मत मधुप मादक मधुही, है ना, है ना। तो ये अंत में भी आया है, मिड में, मध्य में भी आया है और शुरू में भी आया है। तो ये कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार हुआ। कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास का मतलब क्या होता है कि जब एक ही वर्ण और व्यंजन की आवृत्ति किसी भी कविता के अंदर बार बार होती है और उसकी पुनरावृत्ति के कारण, उस शब्द के कारण हमारी कविता का सौंदर्य बढ़ जाता है या हमारी कविता में चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार कहेंगे। समझ में आई? आशा करती हूँ आपको ये विषय यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे अलंकार की ओर। हमारा दूसरा अलंकार कौन सा है? कोई बताएगा? यमक। कौन सा है? यमक। यमक से ना मुझे इससे मिलता जुलता शब्द याद आया है। यमक, ये नोट कर लिया आपने? क्योंकि इसी के आंसर आपको देने हैं ना। सौंदर्य, श्वेत पट्ट, श्याम पट्ट का इंग्लिश रूपांतरण, अनु और प्रास का अर्थ, इसी के साथ यमक से जुड़ा, जुड़ा तो नहीं कहूँगी, इससे मिलता जुलता। क्यों? इनके साउंड है ना मुझे थोड़ा कभी कभी एक जैसे लगती है, यमक और यमन, है ना। तो यमक को तो हटा दो, आप मुझे यमन शब्द का विवरण देना। यमक को तो हटा दो, आप मुझे यमन शब्द का विवरण देना। और जो इसकी प्रस्तुतिकरण अच्छे से करके देगा, उसको तो मैंने आपको हमेशा ही बोलती हूँ मेरी वीडियो में कि नॉकआउट एजुकेशन एक ऐसा मंच है जहाँ आपको हिंदी कक्षा के अंदर जो अलग अलग बातें बताई जाती हैं, उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और जो बच्चा सबसे ज़्यादा कमेंट बॉक्स में उत्तर देगा, आंसर करेगा, आपको हमारा मंच पुरस्कृत करेगा। और आप में से सबसे ज़्यादा आंसर देने वाले को हम आमंत्रित करेंगे, निमंत्रण देंगे हमारे यहाँ इस मंच पर आकर बोलने का। तो आप तैयार रहिए, हल्के में मत लीजिए, कहीं कोई और ना अपने भाव यहाँ प्रस्तुत कर जाए। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम कुछ रचनात्मक कार्य भी करेंगे। ठीक है ना। चलिए अब हम पढ़ते हैं यमक के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? यमक। यमक वही शब्द पुनि पुनि परे, अर्थ भिन्न ही भिन्न। संस्कृत में ये लाइन लिखी है जिसका अर्थ है जहाँ शब्द एक है पर उसके अर्थ अलग अलग है, भिन्न भिन्न। क्या है? भिन्न भिन्न। मतलब एक ही शब्द का प्रयोग बार बार हो रहा है, पर जब एक से ज़्यादा बार उस शब्द का प्रयोग तो होता है पर अर्थ क्या है? दोनों बार अलग अलग हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? यमक अलंकार। शब्द का मतलब क्या हुआ समझ लो। मैंने यहाँ नीचे एग्जाम्पल लिखा, उसी का एक ले लेती हूँ, घटा। अब ये एक ही शब्द का प्रयोग कितनी बार हो गया? 2 बार हो गया। दोनों बार में उसका अर्थ क्या हुआ? डिफरेंट हुआ। डिफरेंट डिफरेंट अर्थ हुआ, लेकिन मीनिंग डिफरेंट हुआ। ठीक है ना। अर्थ अलग अलग हुआ पर शब्द क्या था? एक ही बार था। और अर्थ क्या थे? दोनों बार में अलग अलग। तो एक ही शब्द के प्रयोग के कारण अर्थ अलग अलग हो गए ना। हमारी बात भी कह दी हमने, एक ही शब्द का प्रयोग किया हमने, एक ही शब्द को 2 बार घुमाया फिराया हमने, घूम फिर कर वो वापस हिंदुस्तान लौट आया। घूम फिर कर वो वापस हिंदुस्तान लौट आया। हमने एक शब्द को अमेरिका भी भेजा, इंग्लैंड भी भेजा। ठीक है ना। वो एक ही शब्द अपना काम करके आ गया, अमेरिका में भी किया और इंग्लैंड में भी किया, पर अमेरिका में उसका काम करने का तरीका अलग था और इंग्लैंड में काम करने का तरीका अलग था, पर शब्द एक ही था, व्यक्ति एक ही था और वो काम करके वापस भारत लौट आया। तो वहाँ कौन सा अलंकार हुआ? यमक। आइए समझते हैं उदाहरण के द्वारा।
अब मैंने यहाँ एक और शब्द लिखा है उदाहरणतया। उदाहरणतया क्या मतलब हुआ इसका? एग्जाम्पल। क्या मतलब हुआ? एग्जाम्पल। उदाहरणतया एग्जाम्पल, ठीक है ना। चलिए, उदाहरणतया अर्थात उदाहरण के अनुसार। काली घटा का घमंड घटा। काली का तो मतलब समझते हो, ब्लैक कलर, है ना, ब्लैक कलर, काला रंग। घटा का घमंड घटा। घमंड का तो मतलब समझते हो ना, आप लोग बोलते हो ना एटीट्यूड, ठीक है, हम इसको एटीट्यूड के रूप में लेंगे। वैसे आप चाहो तो घमंड शब्द के पर्यायवाची आप मुझे भेज सकते हो, ठीक है। घमंड शब्द के पर्यायवाची आप मुझे भेज सकते हो। साथ साथ प्रैक्टिस होती रहेगी ना, अभ्यास होता रहेगा। अब देखिए कहाँ थी मैं? घमंड। काली घटा का घमंड घटा। अब इसमें घटा शब्द देखो, घटा एक, घटा दो। अगर इस लाइन का मैं अर्थ निकालूं, कैसे? काली घटा का घमंड घटा, यानी आसमान में जो काले बादल छाए हुए हैं उनका घमंड क्या है? कम हो गया। घटा यहाँ देख लीजिए, और घटा यहाँ देख लीजिए। एक घटा का अर्थ हुआ बादल, और एक घटा का अर्थ हुआ कम होना, मात्रा कम होना। एक घटा का अर्थ क्या हुआ? बादल, और दूसरी घटा का अर्थ क्या हुआ? कम होना। हम बोलते हैं ना कई बार ये चीज़ तो घट गई है, यानी कि कम हो गई है। अरे आसमान में देखो घटाएं छाई हैं, अर्थात बादल छाए हैं। एक ही शब्द पर अर्थ अनेक हैं। शब्द एक हैं, अर्थ अनेक हैं। अनेकार्थक शब्द पढ़ते हैं ना हम हिंदी में, देख लेना आप घटा का अर्थ। घटा घटा, होमोफोन्स की तरह। घटा घटा, घटा यानी उसका अर्थ है बादल, एक घटा यानी उसका अर्थ है कम होना। जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति दो बार हो पर उनका अर्थ क्या हो? भिन्न हो, अलग हो, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? यमक। कौन सा अलंकार होगा? यमक। अगले वाला उदाहरण भी बहुत आसान है, बहुत महत्वपूर्ण भी है, पेपर में बहुत बार आता है, ठीक है, बहुत बार आता है। आसान तो है सो है, पाठ्यक्रम में जुड़ा है वो भी है, लेकिन मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है। पर्सनली क्यों बहुत पसंद है? क्योंकि दोनों ही हमारे जीवन से जुड़े हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण है, एक महत्वपूर्ण तो है, लेकिन जिसके पास है उसके लिए भी, नहीं है उसके लिए भी। जिसके पास है वो और पाना चाहता है, और जिसके पास नहीं है वो उसे कमाना चाहता है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, जो पाए बौराए, जो खाए वो भी बौराए। कनक कनक। अब एक कनक का अर्थ क्या हुआ? चलिए थोड़ा सा इधर आ जाते हैं हम, इनको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, साफ कर लेते हैं, ताकि हमें एग्जाम्पल समझने में दिक्कत ना हो। आई उदाहरण देखिए, कनक कनक ते 100 गुनी। अब आप ये तो समझ गए होंगे जुड़वा शब्द कौन से हैं? कनक। एक ही शब्द लेकिन दो बार प्रयोग हुआ है और उसके अर्थ भी क्या होंगे? अलग। अब देखिए, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, अर्थात इन दोनों के प्रयोग के कारण हमारे अंदर क्या आ जाता है? नशा हो जाता है। एक को खाकर नशा होता है और एक को पाकर नशा होता है। अब खाकर जो नशा होता है वो क्या हो गया? धतूरा, ठीक है। खाकर जो नशा होता है वो क्या हो गया? धतूरा। और जिसे पाकर नशा होता है वो क्या हो गया? सोना, मीन्स गोल्ड। सोना को स्वर्ण भी कहते हैं, स्वर्ण आभूषण, ठीक है ना। स्वर्ण आभूषण अर्थात सोना, गोल्ड। हाँ, कनक धतूरा, कनक सोना। शब्द एक है, एक ही शब्द दो बार आया है, पर दोनों का अर्थ क्या है? अलग अलग, जिनके कारण हमारी कविता को जो भी पढ़ेगा वो चमत्कृत होगा, हैरान होगा कि एक ही शब्द है, अर्थ अनेक है, और कितने सुंदर तरीके से अपनी बात कह दी। कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिकाय, जो खाए बोराए नर, जो पाए बोराए। अर्थात कनक खाकर भी क्या है? नशा हो जाता है, तो वो यूं 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 मादकता है, नशा छा जाता है,
तो लटके खाते फिरता है ना। और कनक जिसके पास बहुत अधिक धन है, सोना है, वो भी तो नशे में चूर रहता है ना, मेरे पास इतना सारा है ना। समझ में आया ना? क्लियर हुआ आपको? समझ में आया? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, हमने प्रकृति से संबंधित पढ़ा, जगत से संबंधित पढ़ा, अब भक्ति से संबंधित भी एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, उदाहरण को समझ लेते हैं। अलग अलग होना चाहिए ना, आखिर रचनात्मकता का अर्थ क्या है ना। अच्छा, आप में से कौन एक ऐसा है जो मुझे माँ पर 5 लाइनों की एक कविता लिखकर, 5 पंक्तियां हों जिसमें 5 पंक्तियों की कविता भेजेगा? कौन लिखकर भेजेगा? माँ के ऊपर आपको 5 पंक्तियों की 5 लाइनों की एक कविता लिखनी है, कमेंट बॉक्स में डाल देनी है। बहुत इजी है। जिसकी कविता मुझे बहुत पसंद आएगी उसको मैं पढ़कर मेरे YouTube चैनल नॉकआउट एजुकेशन पर आपको सुनाऊंगी। ठीक है? सुंदर सुंदर लिखना, सोच, बुद्धि, ज्ञान तीनों का अच्छे से प्रयोग करना, और लिखने के गुणों को मत भूलना। समझ में आई? लिखने के भी बहुत गुण होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले पाठ्यक्रम पर। अगला एग्जाम्पल देखो, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, मन का डारी के, मन का फेर। अब यहाँ देखो, मन का और फेर एक ही शब्द पर अर्थ अलग है। फेर का मतलब एक तो हो गया घुमाना और एक हो गया यूं फेरा देना। ठीक है? मन का मतलब समझ गए ना, मोती। एक मन का मतलब क्या हो गया, माला के अंदर जो मोती होते हैं, और एक मन का क्या हो गया, हृदय से, दिल से। ठीक है? इसमें क्या है कि माला तो हम फेरते हैं, लेकिन उस माला के मोती को फेरने, घुमाने की बजाय हमें उस माला को मन से फेरना चाहिए। मन का, ठीक है ना। मन का अर्थात मोती, मन का अर्थात हृदय। फेर का मतलब क्या हो गया, एक फेर का मतलब हो गया घुमाना और एक का मतलब हो गया फेरा। ठीक है? घुमाना तो हम यूं भी घुमा देंगे, और जब उस माला को हम हृदय से फेरेंगे तो हम धीरे धीरे ओम 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 मन के अंदर से, है ना, बोल के फेरना। और एक मन के अंदर हमारी आवाज़ हमारे पूरे शरीर के अंदर गुंजन करती है, वो सही रूप में हम माला फेरते हैं। तो एक तो मोती की माला फेरना, आप लोगों ने देखा होगा ना टीवी के अंदर जब सीरियल्स आते हैं, पुराने वाले जो नाटक आते हैं, उनमें ऋषि मुनि बैठे होते हैं ना, एक तो ऐसे बैठे होते हैं यूं वाला पोजीशन लेके, यूं चल रहे होते हैं, उनके मन की आवाज़ हमें सुनाई देती है। और दूसरा जो ऋषि मुनि होता है वो यूं तपस्या में बैठे होते हैं, अपनी अंजुलि का, यानी कि अपने जो पाम होती है उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखा होता है, ऐसे हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखा होता है, आंखें बंद होती है, पद्मासन में बैठे होते हैं और मन मन में जाप कर रहे होते हैं, है ना। एक जाप माला के साथ, एक जाप हृदय से। तो यहाँ क्या किया गया है कि मोती की माला तो हम फेरते हैं, मनकों की माला तो हम फेरते हैं, उसमें कोई दोराहे नहीं है, लेकिन क्या तुम उसको हृदय से फेर पाते हो? क्या हृदय से उसका मनन चिंतन करते हो? क्या हृदय से उसको याद करते हो? तो भाई जगत है, मन का फन का तो सारे ही फेरते हैं, लेकिन मन से मन का कोई नहीं फेरता। ठीक है? समझ में आया? आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। और आज भी मैंने आपके लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया है जिनका अर्थ आपको बताना है या कविता लिख के भेजनी है, श्वेत पट श्याम पट का इंग्लिश रूपांतरण करना है। तो आप तैयार रहिए, अपने आंसर्स, अपने उत्तर और अपने द्वारा दी गई उपलब्धियों को मेरे चैनल एजुकेशन पर, नॉकआउट एजुकेशन पर लिखिए, कमेंट कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैं रेणु जैन हमेशा की तरह आपके पास आती रहूँगी, आपको नए नए शब्दों से परिचित करवाती रहूँगी। हमारा और आपका साक्षात्कार तो ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि जब तक मैं हूँ मैं आपको मिलती रहूँगी अपनी अपनी वीडियो के ज़रिए, और जितने कमेंट आप मुझे करेंगे उसके हिसाब से हम एक लाइव क्लास का अरेंजमेंट भी कर लेंगे। ठीक है? क्या ऐसा इसलिए, क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि जब लाइव क्लास हम करेंगे तो वाक्य और अलंकार हमारा पुणे होने के बाद ही करेंगे, वो दोनों पूरा हो जाएगा तो हम लोग क्या है, अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य अगर लाइव सेशन में हो, मैं बोलूँ आप उत्तर दो, तब ज़्यादा मज़ा आएगा।
ठीक है, तो इसके लिए तैयार रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए। मैं रेनू जैन आज आपसे विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने और समझने के लिए, और अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में डालिए। धन्यवाद।